कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं गधा कहीं के हैं, एक तो पढ़ करके आते नहीं हैं और दूसरा कोई बताता तो उड़ी देखो क्या कर रहा है। सुधार जी बबुआ, याद करके आइए। तो बता रहे हैं, देखिए सुग्राहिता वर्ड जो हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, ढीठ होते हैं कि कितनों कुछ बोल दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं थोड़ा सा खाली बोल दीजिए रोना स्टार्ट। मतलब उनके अंदर सेंसिटिविटी इतनी होती है कि थोड़ी सी डांट दो तो रोना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ढीठ होते हैं, उसको कितनों लाते मुक्का मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सुग्राहिता वर्ड का मतलब हुआ कि ऐसा ये वर्ड है कि किसी भी परिपथ में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित हो जाए तो उसकी जो विक्षोभ होता है ना, दर्शाने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो VBI क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल के रूप में आएंगे। तो A to Z क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप लोग पूरा देखिए और हाँ, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए उन सारे स्टूडेंटों को जो इस बार क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं। अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी तक जो हैं वो क्लास 12 की शुरुआत नहीं किए हैं, 12 की तैयारी के लिए शुरुआत नहीं किए हैं, इसलिए अभी भी समय है। जो अभी से लग जाएगा क्लास 12 की तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए एग्जाम 12th में वो 100% मार्क्स आ सकता है। इसलिए किसी चीज की शुरुआत करने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। हम लोग जब इच्छा करें, जब ऐसा लगे कि नहीं अब हम लोग को शुरू करना चाहिए, तो हम लोग को उसी समय से लग जाना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में टोटल सब्जेक्टिव की बात करते हैं और सब्जेक्टिव में जो VBI क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कृपया करके देखें, और जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे क्यों और कैसे होगा। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे। हम लोग बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की सीमाएं बताइए। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या होती हैं? साइक्लोट्रॉन की सीमाएं कोई बताएगा? बताइए बाबू। अनावश्यक कण जैसे न्यूट्रॉनों को आवेशित नहीं कर सकते तथा इसकी जो ऊर्जा होती है वो सीमित होती है। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए साइक्लोट्रॉन जो होता है वो सिर्फ धनावेशित कणों का क्या करता है? त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जो सिर्फ और सिर्फ धनावेशित कणों को क्या करता है? त्वरित करता है। और एक इसकी लिमिटेशन में ऊर्जा होती है, सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। तो हम कहेंगे इसका आंसर कि साइक्लोट्रॉन या आवेशित कणों, अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है, या न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। किसको त्वरित करता है? तो धनावेशित कण को त्वरित करता है। याद रखिएगा, धनावेशित कण मीन्स जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, ऐसे कणों को त्वरित करता है, न्यूट्रॉन को नहीं। सेकेंड में कहेंगे साइक्लोट्रॉन से निकलने वाली आवेशित कणों की ऊर्जा जो होती है वो सीमित होती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिट्रॉन होते हैं, यानी कि जो धनावेशित कण होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है सीमित होती है। इसलिए हम कहेंगे साइक्लोट्रॉन की दो सीमाएं हैं, एग्जाम में आता है 2 नंबर में। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं को लिखिए। तो याद रखिएगा, सबसे पहला सीमाएं कि यह अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन को ये त्वरित नहीं कर सकती हैं। दूसरा कि ये धनावेशित कणों की इसकी जो ऊर्जा होती है वो सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग क्या है? कोई बताए? बताइए बाबू। यह उच्च ऊर्जा तक आवेशित कण नाभिकीय विघटन में काम आते हैं, जिसका उपयोग हमें नाभिकों की संरचना प्राप्त करने में किया जाता है, तथा यह रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाने में उपयोग किया जाता है, जो कि अस्पतालों के लिए। बहुत बढ़िया, बैठिए। बताइए बाबू। और कौन बताएगा? और कोई बताएगा? स्मिता? और कोई नहीं बताएगा?
चलिए साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला अभी हम जस्ट तुरंत आपको बताए हैं कि साइक्लोट्रॉन का काम होता है उच्च धनावेशित कणों को क्या किया जाता है, त्वरित करने में। याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, धनावेशित कणों को त्वरित करने में हम लोग यूज करते हैं। धनावेशित कणों को हम लोग आइसोटोप उत्पन्न करने में करते हैं। याद रखिएगा, क्या कहेंगे बाबू, साइक्लोट्रॉन द्वारा हम उच्च ऊर्जा तक कण के नाभिक विघटन में प्रयोग करते हैं, अतः इनका प्रयोग नाभिकीय संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो उच्च धनावेशित कणों को उच्च तीव्रता को त्वरित करता है और उच्च तीव्रता की त्वरित करने के बाद वो क्या करता है, नाभिकीय विघटन में उसका प्रयोग होता है और नाभिकीय विघटन से हमें पता चलता है कि नाभिकीय संरचना कैसी होती है। सेकेंड जो होता है, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप उत्पन्न करने में किया जाता है और इसका अस्पतालों में हम लोग प्रयोग करते हैं इलाजों के रूप में। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं वो अस्पताल में हम इसका उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करके हम लोग क्या करते हैं, इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दो अनुप्रयोग, सबसे पहला इजी तरीके से याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन का अनुप्रयोग क्या है, तो हम कहेंगे कि इसका उपयोग धनावेशित कणों को तीव्रता प्रदान करने में किया जाता है जिससे कि ये नाभिकीय विघटन में प्रयुक्त किया जा सके और नाभिकीय विघटन से प्राप्त हमें उसकी संरचना के बारे में जानकारी मिल जाए। और तीसरा मतलब दूसरा जो है, ये अस्पतालों में रेडियो आइसोटोप उत्पन्न करने में प्रयोग में लाया जाता है। रेडियो आइसोटोप से क्या होता है, तो जो इलाज होता है हम उसको इलाज करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दो ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम में 2 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नेट बल का मान कितना होता है। याद रखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या एक समान विद्युतीय क्षेत्र की बात करें, याद रखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या एक समान विद्युतीय क्षेत्र की बात करें, उसमें नेट बल जो होता है, 2 बल का मान जो होता है उनका योग जो होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा इसमें हम ये अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लें, बी वेक्टर की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो बल उत्पन्न होता है ना, ये F1 और F2 जब दोनों बलों का योग करते हैं तो इनका बल का मान जो होता है वो 0 होता है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो। याद रखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल का मान 0 होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी कुल बल का मान 0 होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में भी और विद्युतीय बल में भी क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 0 कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र बताइए, क्या होगा, टाउ बराबर, चलिए याद रखिएगा टाउ बराबर IAB sin थीटा होता है या NIAB sin थीटा होता है। और कोई एक बता दे, कोई एक और फॉर्मूला बता दे, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर IAB sin थीटा या टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है। ये चुंबकीय बल आघूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए चुंबकीय बल आघूर्ण के बारे में हम आपको बताए थे, टाउ बराबर, ये आप तो 2 फार्मूला जान गए, टाउ बराबर IAB sin थीटा या NIAB sin थीटा। ये टाउ जो होता है बाबू बल आघूर्ण होता है, टाउ बराबर MB sin थीटा भी होता है। क्या होता है, MB sin थीटा भी होता है, याद रखिएगा। और ये चुंबकीय में बल आघूर्ण का सूत्र होता है और अगर विद्युतीय में बल आघूर्ण का अगर सूत्र आपको बताए तो टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। याद रखिएगा टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। ये विद्युतीय में बल आघूर्ण है और ये चुंबकीय में बल आघूर्ण है। ये विद्युतीय में बल आघूर्ण है और ये चुंबकीय में बल आघूर्ण है। और आप ये देख लीजिए कि देखिए ये sin थीटा बता रहे हैं कि बल आघूर्ण जो है वो कौन सी राशि है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, याद रखिएगा बल आघूर्ण कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। और बल आघूर्ण का अगर हम मात्रक की बात कर देते हैं तो बाबू ये P जो होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका मात्रक क्या होता है,
क्या होता है? कूलम मीटर होता है। और ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम, और ये कूलम मीटर ना, ये कूलम कूलम कट जाएगा तो क्या बचेगा? न्यूटन मीटर बचेगा। तो याद रखिएगा ये हमारा न्यूटन मीटर जो होता है बल आघूर्ण का मात्रक होता है। और बल आघूर्ण का अगर बीमा की बात कर लें तो ये होता है MLT का पावर -2 और बाबू M का L। तो इस तरह से हम बल आघूर्ण का बीमा ML² T का पावर -2। तो देखिए अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं। बल आघूर्ण एक बार फिर से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का सूत्र अगर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? ये टाउ बराबर IA B sin थीटा, या टाउ बराबर NIA B sin थीटा, या फिर टाउ बराबर MB sin थीटा। ये तीन फॉर्मूला आपको बताएं। अगर विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण कहेगा तो टाउ बराबर P sin थीटा कहेंगे। विद्युत क्षेत्र में टाउ बराबर P sin थीटा कहेंगे। और ये sin थीटा बाबू जिसके साथ लग गया समझिएगा कि वह एक सदिश राशि है। जिसके साथ साइन थीटा लग गया उसके साथ हम समझेंगे कि वह एक सदिश राशि है। और बल आघूर्ण चाहे चुंबकीय बल आघूर्ण की बात करें चाहे विद्युतीय बल आघूर्ण की बात करें, याद रखिएगा उसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है और इसका बीमीय सूत्र ML² T का पावर -2 होता है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? बल आघूर्ण कौन सी राशि है बाबू? अभी बताएं। बल आघूर्ण कौन सी राशि है? बल आघूर्ण सदिश राशि। अभी आपको बताया है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर MB sin थीटा, और जिसके साथ sin थीटा लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो क्या करेंगे? बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बात समझ में आ रहा है ना? जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा हो जाए और एग्जाम में 100% मार्क लाएं। इतना हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखें। देखिए इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पस है कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो घर पे बैठ करके ऑनलाइन बैठ करके पढ़ाई कर ले। क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन आकर के पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो उस बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि ये क्लास 12 का वीडियो है और वो बढ़िया से प्रिपरेशन करके 100% मार्क्स लाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बल आघूर्ण का SI मात्रा क्या होगा? क्या होगा? अभी बताएं। बल आघूर्ण का SI मात्रा क्या होगा? न्यूटन मीटर हम कहेंगे ना, क्या कहेंगे? बल आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चल कुंडली धारामापी किसे कहते हैं? बताइए बाबू। चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति को ज्ञात करता है। बहुत बढ़िया बेटिया, आप बताइए। चल कुंडली धारामापी वो युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताती है। बहुत बढ़िया, और कोई बताएं? धारा जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति को पता लगाता है। बहुत बढ़िया, और कोई बताएगा? बताइए। चल कुंडली धारामापी वो युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। बहुत बढ़िया, बताइए आप भी। धारामापी है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा उपस्थिति में पता करती है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। चल कुंडली धारामापी नाम में ही लिखा हुआ है, जो नाम समझ लिया उसको परिभाषा आ गया धारामापी। ऐसा यंत्र जो धारा को मापे। धारामापी किसे कहेंगे? ऐसा यंत्र जो धारा को मापे। तो धारा को कब मापेगा? किसी भी कुंडली में, किसी भी प्रवाहित परिपथ में, किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उस यंत्र को हम चल कुंडली धारामापी कहते हैं। याद रखिएगा, धारामापी वर्ड लगा हुआ है, धारा को मापने वाला यंत्र को धारामापी कहते हैं। याद रहेगा ना? धारा को मापने वाले यंत्र को हम धारामापी कहते हैं। अगर डिटेल में याद करना है तो हम कहेंगे कि धारामापी वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को ना पता लगाने में किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ये धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है कि नहीं इसके बारे में पता हम धारामापी के द्वारा ही कर पाते हैं।
बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धारा मापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं? बोलिए बाबू, धारा मापी की सुग्राहिता। जब धारा मापी की कुंडली में थोड़ा सा वोल्टता प्रवाहित किया जाता है तो उसमें पर्याप्त विक्षोभ देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि धारा मापी सुग्राहिता। बहुत बढ़िया, हाँ बताइए। धारा मापी सुग्राहिता है किसी विद्युत परिपथ में थोड़ी सी विद्युत परिपथ में कुंडली में थोड़ी सी धारा या विद्युत वोल्टता प्रवाहित की जाती है तो उससे जुड़े संकेतक पैमाने पर पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसे धारा मापी सुग्राहिता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। हाँ बोलिए बाबू। जब किसी धारा मापी में थोड़ी सी धारा या वोल्टता प्रवाहित की जाती है तो उससे जुड़े संकेतक पैमाने में विक्षेप को दर्शाता है, धारा की सुग्राहिता। बैठिए और बताइए बाबू। जब किसी धारा मापी में कुंडली से बैठिए, ध्यान से समझिएगा। धारा मापी सुग्राहिता, सुग्राहिता को समझाने के लिए एक चीज समझ लिए। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं गधा कहीं के, एक तो पढ़ करके आते नहीं है और दूसरा कोई बताता तो उड़ी देखो क्या कर रहा है। सुधर जी बबुआ, याद करके आइए। तो बता रहे हैं, देखिए सुग्राहिता वर्ड जो हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, ढीठ होते हैं कि कितनों कुछ बोल दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं थोड़ा सा खाली बोल दीजिए रोना स्टार्ट। मतलब उनके अंदर सेंसिटिविटी इतनी होती है कि थोड़ी सी डांट दो तो रोना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ढीठ होते हैं, उसको कितनों लाते मुका मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सुग्राहिता वर्ड का मतलब हुआ कि ऐसा ये वर्ड है कि किसी भी परिपथ में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित हो जाए तो उसकी जो विक्षोभ होता है ना, दर्शाने लगता है ना। तो क्या कहेंगे धारा मापी की सुग्राहिता? जो धारा मापी यंत्र होता है, धारा मापी यंत्र में अगर थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित हो जाए तो उसका जो कांटा होता है तुरंत विक्षेप बताने लगता है। उसी विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? धारा मापी की सुग्राहिता, धारा मापी यंत्र के जो कांटा होता है वो कांटा ही सुग्राहिता बताता है कि अगर उसमें थोड़ी सी अल्प धारा प्रवाहित हो जाए तो उसकी धारा मापी की जो कांटा होती है वो विक्षेप को दर्शाने लगता है। हम कहेंगे क्या कि जब किसी धारा मापी की कुंडली में थोड़ी सी धारा या थोड़ी सी वोल्टता ना प्रवाहित करने पर कुंडली की जो संकेतक होता है, कुंडली की संकेतक का मतलब उसकी जो कांटा होता है ना, आप देखिएगा स्टेबलाइजर में देखिएगा ना, कांटा होता है ना, अप डाउन करता है, तो वो कांटा उसको बोलते हैं संकेतक ना, पैमाने पर पर्याप्त विक्षेप को दर्शाता है। उसी को हम बोलते हैं धारा मापी की सुग्राहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, संट किसे कहते हैं? एग्जाम में आता है 2 नंबर में। बोलिए बाबू, संट। संट एक ऐसा युक्ति है जिसमें प्रवाहित धारा मापी के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा को नियंत्रण करता है। बहुत बढ़िया, बैठिए बताइए। समांतर क्रम में संबंधित कम प्रतिरोध के तार में जिसमें धारा मापने में प्रवाहित धारा में नियंत्रण रखा जाता है, संट। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए संट क्या है? अल्प प्रतिरोध को संट कहते हैं। एक लाइन में याद करिएगा, क्या? अल्प प्रतिरोध को संट कहते हैं। यदि धारा मापी के समानांतर क्रम में अगर संट जोड़ देते हैं तो वह धारा को नियंत्रित करने लगता है। क्या कहेंगे? समानांतर क्रम में ना प्रतिरोध के तार में धारा मापी में प्रवाहित करने पर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये क्या करता है? धारा को नियंत्रण रखता है, जिसे हम संट कहते हैं। संट क्या होता है? तो एक लाइन में समझिएगा, संट एक अल्प प्रतिरोध होता है जो हम धारा मापी की समानांतर क्रम में जोड़ करके हम क्या करते हैं? धारा को नियंत्रित रखते हैं। याद रखिएगा, धारा को नियंत्रित करने के लिए हम समानांतर क्रम में ना गैल्वेनोमीटर के साथ यानी कि धारा मापी के साथ समानांतर क्रम में इसे जोड़ देते हैं तो धारा नियंत्रित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संट के लाभ क्या होता है? कोई बताए? संट, हाँ बोलिए बाबू। ये धारा मापी में इसको लगा के किसी भी परास के या मीटर बनाने में प्रयोग किया जाता है तथा ये धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है। बहुत बढ़िया, बैठिए। और कोई बताएगा? बोलिए।
यह धारामापी में लगाकर किसी भी परास को एमीटर में परिवर्तित करता है तथा यह धारामापी कुंडली को जलने से बचाता है। ठीक है, आप बताइए। यह धारामापी के किसी भी परास को एमीटर में परिवर्तित कर देता है और यह धारामापी को जलने से बचाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझिएगा शंट का लाभ क्या है। देखिए, सबसे पहला शंट जो होता है अल्प प्रतिरोध होता है। जब हम धारामापी के साथ अगर अल्प प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो अमीटर बन जाता है। अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापना। अमीटर का काम क्या होता है? धारा को मापना। धारा को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू? शंट लगाकर किसी भी धारामापी को किसी भी परास के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि शंट से हम क्या कर सकते हैं? हम शंट लगा धारामापी में शंट जोड़ करके क्या बना सकते हैं? अमीटर बना सकते हैं। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। अमीटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा को मापता है। दूसरा, यह धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। याद रखिएगा, धारामापी की कुंडली से जलने से बचाता है शंट। दूसरा का काम होता है कि शंट से हम अमीटर बना सकते हैं। यदि धारामापी के साथ अगर हम शंट को जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाता है? अमीटर बन जाता है। अमीटर विद्युत धारा को मापने में कार्य करता है। बात समझ में आ रहा है ना? दरवाजा खोलिए तो छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शंट के हानि क्या होता है? शंट का हानि क्या होता है? बोलिए बाबू। शंट के प्रयोग से सुग्राह्यता में कमी आती है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। यानी कि जो धारामापी की सुग्राह्यता होती है हम कम कर सकते हैं। कब? जब शंट का प्रयोग करते हैं तब। शंट के प्रयोग से सुग्राह्यता क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीटर किसे कहते हैं? बताइए, बोलिए। अमीटर यह यंत्र किसी भी एमीटर वह यंत्र है जो किसी धारामापी में प्रवाहित धारा की प्रबलता को एम्पीयर में मापता है। बहुत बढ़िया, बताइए। एमीटर एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी विद्युत के परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को सीधे एमीटर में मापता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। जो बोलेगा नहीं वो सीखेगा नहीं। याद रखिएगा, सुन करके रहना, बैठ जाना, कमेंट ना करना, बोलना नहीं, ये जो दर्शाता है वो कमजोर बच्चों को दर्शाता है। इसीलिए तैयारी करना है तो सुनिए, सुन करके बोलने की कोशिश करिए। और हाँ, रिवीजन का मतलब यह होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन सुने तुरंत उसका आंसर का जवाब दिए। पढ़ाई का मतलब ये होता है। सिर्फ इसको देखना और सुन करके रह जाना ये सही नहीं है। रिवीजन अच्छा वही कहलाता है जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और तुरंत उसका जवाब दीजिए। और ये कब होता है? जब आप तैयारी करके घर से आते हैं तब। जब आप घर पे मेहनत करते हैं तब आप बता सकते हैं। इसलिए मेहनत इतना कर लीजिए कि एग्जाम में अफसोस होने की जरूरत ना पड़े कि ये वाला नहीं पढ़े, ये वाला याद नहीं किए। सब पढ़िए। देखिए, ये एग्जाम के बाद भी आपको हेल्प करेगा, याद रखिएगा। इसलिए मेहनत इतना कर लीजिए कि कभी आपको लाइफ में फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम होने की ज़रूरत ना पड़े। और ये कब होगा? जब रेगुलर आप इसे पढ़िएगा तब, रेगुलर आप इसे देखिएगा तब। इसीलिए अगर आ रहा है तो कमेंट करके आप जवाब दीजिए, अगर आ रहा है तो आप खड़ा होकर के जरूर सुनाइए। देखिए, एक लाइन में हम आपको बता रहे हैं अमीटर क्या है। किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापने का यंत्र है, अमीटर कहलाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम अमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, अमीटर का काम क्या होता है? विद्युत परिपथ में धारा को मापना। विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? अमीटर यूज करते हैं। कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है। अमीटर वह संयंत्र है, वह यंत्र है जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता को सीधे एम्पीयर में मापता है। विद्युत धारा का मात्रक हम जानते हैं एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। याद रखिएगा, अमीटर। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिली अमीटर किसे कहते हैं? हाँ बताइए बाबू। मिली अमीटर एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा
के न्यूनतम मान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। मिली मतलब छोटा और मीटर मतलब धारा को मापने वाला, यानी कि अल्प धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं वो मिली अमीटर कहलाता है। अल्प धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिली अमीटर कहते हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कम धारा, अल्प धारा, कम धारा को मापने वाला यंत्र मिली अमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा मापने के लिए अमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं बाबू? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो अमीटर जल जाएगा, इसीलिए इसको मापने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें अल्प प्रतिरोध होता है। अल्प प्रतिरोध होता है, अगर ज्यादा धारा प्रवाहित होगा तो जल जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिए, अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये पंडित जी कथा कहना है यहाँ पे कर रहे हैं। जब घर पे पढ़ना होगा तो गधावा सब पढ़ेगा नहीं, क्लास में ये दिखाएगा, देखिए ना सर हम पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ाने के टाइम में बच्चा पढ़ता है, आप पढ़ाएंगे नहीं ना तो नहीं पढ़ेगा। बच्चे में ये डिमेरिट है कि टीचर कहेगा बाबू ये याद करके आओ तो बच्चा याद करके आएगा। आज टीचर कहेंगे कि नहीं याद करो तो नहीं याद करेगा। टीचर कहेंगे बाबू कमेंट करो तो कमेंट करेगा, नहीं कहेगा तो नहीं करेगा। कहेगा बुआ आंसर बताओ तो बताएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं बताएगा। ये डिमेरिट हटाइए, बुढ़ा गए आप लोग, 12th एग्जाम देने वाले हैं। अब सीखिएगा नहीं तो कब? बबुआ नहीं ना है कि बबुआ खाना खाएगा मुँह में खिलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार हैं, कब क्या और कैसे करना है ये भली भांति आप जानते हैं, इसलिए बिना कहे पूछे आपको कमेंट करना है तो कमेंट करिए, बोलना है तो बोलिए, सुनाना है तो सुनाइए, लेकिन पढ़ाने के टाइम में खुद मत पढ़िए, सुनिए, सीखिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है। जो सुनना सीख गया वो तेज बनना सीख गया। याद रखिएगा, जो तेज स्टूडेंट होते हैं वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। और जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वो अपने में क्या करते हैं? काउं काउं करते हैं, आपस में बतियाते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बोलते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने का मेन कारण है कि वो सुनता ही नहीं है ध्यान से। बाबू ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा अपने आप। याद रखिएगा, मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। वोल्ट मीटर एक ऐसा युक्ति है जो किसी विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर को सीधे वोल्ट में मापता है। वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया, बैठिए। और कोई बताइए। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग वोल्ट मीटर जो सीधे वोल्ट में मापता है उसको। बहुत बढ़िया, बैठिए, आप बताइए। वोल्ट मीटर वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए सीधे वोल्ट मीटर में मापता है, वोल्ट में मापता है उसे वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। देखिए, तेज बनना है ना तो ध्यान से क्वेश्चन को ही ढंग से सुन लीजिए। देखिए क्या करना है। वोल्ट मीटर यानी कि ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा, विद्युत विभव को मापने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है ना जी, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऐसा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर यानी कि वोल्ट को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। तो वोल्ट को कहाँ मापेंगे? रोड पर, किसी विद्युत परिपथ में। तो इसको सजा करके बोलते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव को या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। बात समझ में आया? यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव को या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीटर को कैसे बनाते हैं? हाँ बताइए बाबू। बहुत बढ़िया। देखिए, जब धारा मापी के
समानांतर अल्प प्रतिरोध अर्थात शंट को जोड़ देते हैं तो अमीटर बन जाता है। जब धारा मापी के समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध अर्थात शंट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अमीटर बन जाता है। तो हम कहेंगे धारा मापी के समानांतर क्रम में शंट जोड़ करके अमीटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहते हैं बाबू, बोलिए। जिसके कुंडली में अनंत प्रतिरोध लगा हो उससे आदर्श वोल्ट। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। जिस कुंडली में अनंत प्रतिरोध ना, क्या कहेंगे? जिसकी कुंडली में के श्रेणी क्रम में अनंत प्रतिरोध लगा हो, जिसके कुंडली में श्रेणी क्रम में अनंत प्रतिरोध लगा हो उसे हम कहेंगे आदर्श वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब कि ऐसा कुंडली जिसमें अनंत प्रतिरोध लगा हो ना, श्रेणी क्रम में अनंत प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आदर्श वोल्ट मीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए। धारा मापी के श्रेणी क्रम में उसका प्रतिरोध वोल्ट। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। दो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। पहला कि अमीटर कैसे बनाते हैं। जब हम ना धारा मापी के साथ अगर शंट को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, धारा मापी के साथ अगर शंट को समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या? अमीटर बन जाता है। लेकिन जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या? वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ने पर वो वोल्ट मीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है बाबू? याद रखिएगा, समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन अमीटर को क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। याद रहेगा ना, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में। कोई दिक्कत? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकत्व किसे कहते हैं? बोलिए बाबू। चुंबक किसी चुंबक का वह गुण जो नरम लोहे के टुकड़े को जिसका वह गुण जो नरम लोहे के टुकड़े को अपने आकर्षित करता है, चुंबकत्व होता है। बहुत बढ़िया, बैठिए, आप बताइए। चुंबकत्व गुण किसी पदार्थ का वह गुण है जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करता है। बहुत बढ़िया, और कोई बताएगा? बोलिए। चुंबकत्व वह गुण है जो चुंबक के जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। चुंबक का काम क्या होता है? चुंबक मतलब सट जाना। चुंबक मतलब क्या होता है? सट जाना ना। और चिपकेगा कब, सटेगा कब? जब उसमें वैसा गुण हो, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को हम चुंबकत्व कह देते हैं या चुंबक कहते हैं। तो चुंबक का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, चुंबक के उस गुण को जिसके कारण या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे हम चुंबकत्व कहलाता है। याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं वीडियो पर कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हट नहीं रहे हैं। तो बाबू एक बात जरूर हम कहेंगे कि हम लोग जब साइड में हो जाते हैं तो आप बिना कहे पूछे एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आराम से क्वेश्चन को बता रहे हैं, बैठ कर के इसे आप लिख भी सकते हैं, इतना हम आपको टाइम देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी नहीं सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं, तो वीडियो को खाली ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो ये भी नौबत नहीं आएगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि लिखिए। याद रखिएगा, हम आराम से बता रहे हैं, बिंदास होकर के बता रहे हैं, आप बिंदास होकर के पढ़िए, याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद रखिएगा, चुंबक का वह गुण जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबक के गुण बताइए, कौन बताएगा? बताइए बाबू।
ये प्रेरकत्व द्वारा विकिरण में चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व ला देता है तथा तीसरा ये सजातीय इनके सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। बहुत बढ़िया। ऐसे तो चुंबक के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन एग्जाम में कहेगा चुंबक के गुण को लिखिए तो 2 गुण कम से कम लिखिएगा। सबसे पहला चुंबक में पहला गुण यह है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और दूसरा गुण यह है कि अगर समान ध्रुव होते हैं चुंबक के तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे तो बहुत सारे इसके गुण होते हैं। याद रखिएगा, चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा कहेंगे चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर सकता है। प्रेरण का मतलब होता है कि बिना सटे किसी को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेना ही प्रेरण द्वारा चुंबकत्व कहलाता है। एंड थर्ड, चुंबकों को सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में परस्पर जो होता है आकर्षण होता है। मतलब अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इस तरह से अगर ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। अगर बबुआ नॉर्थ साउथ होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षित और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अपने वो सारे दोस्तों को सारे ग्रुपों में सेंड करिएगा जो बच्चे क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं। कहावत है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा हम दूसरे बच्चों के बारे में सोचेंगे वैसा भी वो बच्चा हमारे बारे में सोचेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये वीडियो उन सारे बच्चों को दिखाएं जो बच्चे क्लास 12 के एग्जाम देने चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप देख करके इसे छोड़िए मत, ये सारे वीडियो को फॉरवर्ड करिए। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पे नए व्यूअर हैं, याद रखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सभी वो क्रैश कोर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा जो एग्जाम के लिए बनाया गया है। एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का बना करके वीडियो आपके लिए डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में। वो पूरा वीडियो आप देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं बाबू? हाँ बताइए बाबू। वे सभी यंत्र जिनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसका बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे उनको किसी एक निश्चित दिशा में बबुआ चुंबकीय द्विध्रुव है। बैठिए, आप बताइए। वे सभी यंत्र जिनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उन पे एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। वो यहाँ होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको चुंबकीय द्विध्रुव। बहुत बढ़िया। देखिए शॉर्ट में भी आप बोल सकते हैं, सिंपल याद है चुंबकीय द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? जिसके 2 ध्रुव होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होते हैं? 2 ध्रुव। कौन कौन? एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और दोनों का जो ध्रुवता होती है समान होती है, लेकिन विपरीत प्रकृति की होती है। जब इस चुंबकीय द्विध्रुव को अगर किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उसकी दिशा के संरेखित होती है। तो हम कहेंगे क्या कि वे सभी यंत्र जिसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर या रखे जाने पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण वे क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती हैं। ऐसे पदार्थ को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? NIA। या फिर और क्या कह सकते हैं? M बराबर QM × 2L भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव M = NIA। N जो होता है नंबर ऑफ फेरों की संख्या, I जो होता है विद्युत धारा, A जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। याद रखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव का सूत्र M = NIA। N जो होता है वो फेरों की संख्या, I जो होता है विद्युत धारा, A जो होता है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? चुंबकीय आघूर्ण। याद रखिएगा चुंबकीय आघूर्ण कह दें या फिर विद्युतीय आघूर्ण कह दें तो सब जो होते हैं सदिश राशि है। जो बच्चा विद्युत क्षेत्र बढ़िया से पढ़ लिया उसका चुंबकीय क्षेत्र पूरा कमांड हो जाएगा। याद रखिएगा जो विद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़े वही सारा चीज चुंबकीय क्षेत्र में आया है। वही मात्रक, वही बीमा, वही सूत्र
बस शर्ते की वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, ई की बात कर रहे थे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कैपिटल बी की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे तेज होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके और तेज बन जाते हैं। ये कब होगा? जब ध्यान से बढ़िया से पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं तब। इसीलिए ध्यान से देखिए और कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दें कि कौन सी राशि है बाबू? यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताइए, कहां से कहां होता है? कहां से? कहेंगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय द्विध्रुव की जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और क्या होगा? हाँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर बोहर मैग्नेट्रॉन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसमें से कौन सा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, तो क्या कहेंगे? बोहर मैग्नेट्रॉन या फिर कहेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रहेगा ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर या बोहर मैग्नेट्रॉन जो होता है वो यूनिट होता है, मात्रक होता है किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है बाबू? हम बार बार कहते हैं कि बीमा याद नहीं करना है। M इज इक्वल टू आई ए जानते हैं या NIA जानते हैं ना। NIA कहिए चाहे IA कहिए, BA मत कहिएगा ना, IA। I का मतलब होता है एम्पियर, A का मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो हम L स्क्वायर A कहेंगे या फिर AL स्क्वायर कहेंगे। कोई भी एक बीमा, इस तरह से बीमा याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा, बीमा याद हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बबुआ क्या? इसका बीमा L स्क्वायर होता है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं? तो बोहर, हाँ बोल, बताइए बाबू। परमाणु की प्रथम कक्षा में जब परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण बोहर मैग्नेट्रॉन। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बताए हैं, ध्यान से समझिएगा। परमाणु की प्रथम कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो परमाणु की जो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो परिभ्रमण काल होता है, परिक्रमण काल होता है ना, उसका चुंबकीय आघूर्ण एक बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाते हैं। 5 मिनट रुक जाइए, बस इन क्लास खत्म हो जा रहा है तो बैठना है, बैठ जाइए। याद रखिएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं? कहेंगे क्या? परमाणु की प्रथम कक्षा में, परमाणु की बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, ये बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होती है ये चारों ओर चक्कर लगाता है। तो परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमण करते हुए जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय होता है चुंबकीय आघूर्ण, उस कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहेंगे एक बोहर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है बाबू? खड़ा होकर कोई बताए। हाँ बोलिए। बैठिए। याद रखिएगा, म्यू भी बोहर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है 9.27 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र? M बराबर हम कहेंगे ना, ये कहेंगे M बराबर M × 2L या M इज इक्वल टू IA या M इज इक्वल टू NIA। याद रखिएगा, बहुत सारा सूत्र आपको बता रहे हैं। M इज इक्वल टू, ये स्मॉल m क्या है? द्विध्रुव की सामर्थ्य है, चुंबक का द्विध्रुव का सामर्थ्य है। 2L जो होता है उनके बीच की लंबाई है। ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इसकी सामर्थ्य स्मॉल m होता है, ये 2L होती है। इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि हम M इज इक्वल टू M
m और इंटू 2n, हम क्या कहेंगे, किसी भी द्विध्रुव के एक सामर्थ्य और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बाबू, हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। m इज इक्वल टू हम कहेंगे स्मॉल m इंटू 2n, या हम m इज इक्वल टू NIA भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं IA भी कहेंगे। 3 फॉर्मूला हम आपको बताएं, याद रखिएगा। एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला इस तरह से दिखाई दे आप कर लीजिएगा, या फिर न्यूमेरिकल पूछेगा तो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जितना भी बच्चे हैं कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वीडियो से में कितना आपको फायदा हो रहा है, कितना आप इससे वीडियो से सीख रहे हैं। जरूर कमेंट कर अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि हम लोग को फीडबैक मिलता है तो उस फीडबैक से हम लोग अच्छे क्वेश्चन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स के रूप में बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा, क्या होगा बाबू? चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। याद रखिएगा कैसे होता है। अभी जैसे हमने बताया कि कोई भी चुंबक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका स्मॉल m होता है ना, क्या होता है, स्मॉल m इसका ध्रुव सामर्थ्य होता है, और m इज इक्वल टू होता है QM इंटू 2L, और बाबू इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और ये QM और इंटू इसका मीटर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर मीटर। याद रखिएगा ध्रुव सामर्थ्य, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य का बीमा क्या होगा बाबू? एम्पियर का A होता है, मीटर का L कहेंगे। इसका चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का जो बीमा होगा L हो जाएगा। याद रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। एम्पियर का A होता है, लंबाई का L होता है L। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र क्या होगा, क्या होगा? याद रखिएगा W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना। W बराबर कार्य बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। m जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, b जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री के कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा बाबू? कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, mb हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, W बराबर mb। याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर 2mb। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री रखेंगे तो -1 ये +1 हो जाएगा, यानी कि 112 2mb। आंसर क्या हो जाएगा, 2mb। याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बस देखिए और आंसर बताइए। ऑब्जेक्टिव में बाबू ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप जानते हैं, सीखे, नया कुछ सीखे इस वीडियो से, जरूर फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब से हम लोग क्या करते हैं, एक जाते जाते एक आप पॉजिटिव थॉट बता करके जाएंगे। जितनी कठिन राहें होंगी उतनी बड़ी मंजिल हासिल करोगे। याद रखिएगा, हमारे राहें जितनी भी कठिन होंगी उतना ही मंजिल हमारे लिए फायदा होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।